हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों अभी की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चीन सीमा और पाकिस्तान से सटी एलओसी के हालात पर भारतीय सेना का होने वाला है महत्वपूर्ण सम्मेलन। जी हाँ दोस्तों, थल सेना प्रमुख करने वाले हैं इसकी बड़ी अध्यक्षता। बताएंगे पूरी खबर क्या, उससे आगे आपको बताएंगे दोस्तों। जहां पर चीन और पाकिस्तान की सीमा पर सामूहिक मोर्चाबंदी के बाद भारत 20,000 सैनिकों को सीमा पर तैनात कर दिया है। दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, उससे आगे बताएंगे। जहां पर दुनिया में घटे परमाणु हथियार, चीन और पाकिस्तान बना रहा है महाविनाशक हथियार। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद भारत ने भी उठा लिया है ये बड़ा एक्शन। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे क्या है भारत की ताकत बढ़ने के पीछे का कारण। दोस्तों से आगे आपको बताएंगे। जहां पर इजराइल से बड़ी खबर, जहां नई सरकार का नया तेवर, इजराइल ने हमास पर फिर किए ताबड़ तोड़ हवाई हमले। जी हाँ दोस्तों, सीज फायर का पूरी तरह से उल्लंघन कर दिया गया है। दोस्तों बताएंगे ये भी खबर, उससे आगे आपको बताएंगे। जहां पर रूसी ब्रह्मास्त्र S-400 को तबाह करने की तैयारी में है अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, अफ्रीका में जोरदार अभ्यास चल रहा, बताएंगे ये भी खबर। उससे आगे आपको बताएंगे। जहां इजराइल में नेफ्ताली बेनेट के आते ही फिलिस्तीनों को दे दिया है नेफ्ताली ने बड़ा झटका। जी हाँ दोस्तों, अब कौन सा एक्शन लिया गया है दोस्तों, पीएम बनते ही नेफ्ताली ने फिलिस्तीनियों को लेकर, ये भी बताएंगे दोस्तों। उससे आगे आपको बताएंगे। जहां पर जिनेवा में जो बाइडेन और पुतिन के शिखर सम्मेलन का कैसा रहा हाल और किन मुद्दों पर हुई बात, बताएंगे ये भी खबर। उससे आगे आपको बताएंगे। जहां पाकिस्तानी संसद में अब नहीं घुस पाने के इमरान के दंगाई सांसद, क्या है इसके पीछे का कारण, साथ ही अगली खबर में बताएंगे। जहां पर कांग्रेस के इस सवाल पर भारत बायोटेक ने दे दी है बड़ी सफाई। जी हाँ दोस्तों, और दे दी है बड़ी चेतावनी। साथ में बताएंगे क्या है उसका सवाल। दरअसल गाय के बछड़े के खून को लेकर सवाल पूछा गया था कांग्रेस की तरफ से। दोस्तों कोवैक्सीन में इस्तेमाल हुआ क्या गाय का बछड़े का खून, जिसके जवाब में भड़कते हुए बायोटेक ने दे दिए कांग्रेस को बड़ी सफाई। बताएंगे क्या कहा, उससे आगे बताएंगे। जहां ट्विटर को लेकर दिखने लगी बड़ी नाराजगी, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब इस एप्लीकेशन पर लिखा है पहला संदेश। साथ ही उत्तर प्रदेश के सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, योगी सरकार ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड। किस मुद्दे पर है बात, इसकी भी जानकारी देंगे दोस्तों। साथ ही बताएंगे। जहां पर इस राज्य में नहीं थम रहा बीजेपी सीएम को हटाने की मांग। जी हाँ दोस्तों, कौन सा राज्य है वो, किस सीएम की बात चल रही है दोस्तों, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही अगर आप भी एक ऐसी पॉलिसी चाहते हो जिसमें रोजाना 150 रुपए बचेंगे दोस्तों, और नौकरी से पहले बेटा बन जाएगा लखपति, तो आपको भी बताएंगे। तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी जी तो हर चीज संभव है, भारतीय सेना है तो हमारा देश गर्व से जी रहा है, और इस कोरोना काल में डॉक्टर ही भारत के लिए सबसे बड़े रक्षक है, तो वीडियो को फटाफट से कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ। जहां चीन सीमा और पाकिस्तान से सटी एलओसी के हालात पर भारतीय सेना का होगा महत्वपूर्ण सम्मेलन, थल सेना प्रमुख करेंगे इसकी अध्यक्षता। बता दें, गलवान घाटी की पहली बरसी के तुरंत बाद थल सेना चीन सीमा और पाकिस्तान से सटी एलओसी के हालात पर एक महत्वपूर्ण सम्मेलन करने जा रही है। 2 दिन तक चलने वाले इस आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता खुद थल सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे जी करेंगे, और इसमें सेना की सभी 7 कमान के कमांडर और सेना मुख्यालय में तैनात सभी महानिदेशक स्तर के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर हिस्सा लेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक संक्षिप्त बयान में थल सेना ने कहा है कि उत्तरी चीन और पश्चिमी पाकिस्तानी सीमा के ऑपरेशनल हालात की समीक्षा के लिए 17 और 18 जून को राजधानी दिल्ली में आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक ACC हर 6 महीने में की जाती है। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां आपको बता दें भारत ने LAC पर 20,000 सैनिकों को तैनात कर दिया है। चीन और पाकिस्तान की सीमा पर सामूहिक मोर्चा बंदी के बाद बता दें, चीन और पाकिस्तान ने पिछले कुछ दिनों से बॉर्डर पर हलचलें काफी तेजी से बढ़ानी शुरू कर दी है दोस्तों। पिछले साल जून महीने में गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों की चीनी सैनिकों से झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय जवान वीर गति को प्राप्त हुए थे और 40 से ज्यादा चीनी सैनिकों की मौत हुई थी, आप सभी जानते होंगे। लेकिन एक बार फिर से इस साल जून महीने में ही बॉर्डर पर हलचलें और भी बढ़ गई है दोस्तों। रिपोर्ट है
कि चीन ने फिर से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर सैनिकों और हथियारों की तैनाती बढ़ानी शुरू कर दी है, तो वहीं पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी अपने सैनिकों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। इन सब के बीच भारत ने 20,000 सैनिकों को कश्मीर और लद्दाख में भेज दिया है। दोस्तों बड़ी खबर है ये भी, और आपको बता दें कि फिर से भारत पाकिस्तान कहे या भारत चाइना जो सबसे गर्म मुद्दा है वो फिर से आग उगलने की कोशिश कर रहा है। यहाँ दोस्तों चाइना फिर से एक बार भारत की खिलाफी करने में जुटा है दोस्तों, और अभी पिछली बार की तरह ही जून महीने में इसी तरह इस बार भी चाइना भारत को लेकर बड़ा ही आक्रामक होता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, और फिर कोई ना कोई हिमाकत जरूर करेगा भारत को लेकर। ऐसे में अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार चाइना को नस्ते नाबूद कर देना चाहिए भारत की तरफ से, तो आप भी कमेंट सेक्शन में इस बार ना छोड़े भारतीय सेना, ये बात कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। जय हिंद के साथ में चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर इसी खबर से जुड़ी खबर है, जहां पर दुनिया में घटे हैं परमाणु हथियार। चीन और पाकिस्तान बना रहे महाविनाशक हथियार, लेकिन भारत ने भी बढ़ा दी अपनी ताकत। कैसे आपको बता दें, सिप्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन पाकिस्तान से मुकाबले के लिए भारत ने भी हथियारों का जखीरा बढ़ाना शुरू कर दिया है। रिपोर्टों की अगर माने तो पिछले एक साल में चीन ने 30 और पाकिस्तान ने 5 नए परमाणु बम बनाए हैं, जबकि भारत ने 6 नए परमाणु बम बनाए हैं। दोस्तों भारत के पास कुल परमाणु हथियारों की संख्या बढ़कर 156 हो गई है। जी हाँ दोस्तों, ये सारी रिपोर्टिंग एकदम ऑफिशियली है दोस्तों, कोई भी यहाँ पर झोल नहीं है। ऐसे में अगर आप भी अपनी भारतीय सेना और भारत के सरकार पर पूरा भरोसा रखते हो तो कमेंट में हमें भरोसा ये बात लिखना मत भूलेगा दोस्तों। और आप फोटो में देख पा रहे होंगे किस प्रकार से 2021 और 2020 में हमारे पास या और देशों के पास में हथियारों का जखीरा था। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर इजराइल से खबर है कि नई सरकार के नए तेवर के बीच यानी इजराइल ने हमास पर फिर कर दिए ताबड़तोड़ हवाई हमले, टूटा सीज फायर। जी हाँ दोस्तों, पिछले महीने 11 दिनों तक इजराइल हमास के बीच चले खूनी संघर्ष को सीज फायर का ऐलान करके बंद कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर इजराइल और फिलिस्तीन आमने सामने हैं दोस्तों। इजराइल ने एक बार फिर गाजा पट्टी पर हवाई हमले किए हैं। दरअसल गाजा ने दक्षिणी इजराइल में विस्फोटक से भरे गुब्बारे छोड़े हैं, जिसके बाद संघर्ष विराम तोड़ते हुए इजरायली ने भी हवाई हमले किए हैं दोस्तों। अगर ये मामला बढ़ता है तो इजराइल की नई कैबिनेट सरकार यानी बेनेट सरकार के लिए ये बड़ी और पहली परीक्षा होगी दोस्तों। आपको बता दें कि इससे पहले पूर्वी यरूशलेम में मंगलवार को इजरायली धूर दक्षिण पंथियों ने मार्च निकाला था, जिसे गाजा उकसावे वाली कार्रवाई मान रहा था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बेनेट के लिए ये हवाई हमला हमास के लिए पहला और सबसे बड़ा जिम्मेदारी से भरा हुआ परीक्षा होने वाला दोस्तों। इसमें आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां रूसी ब्रह्मास्त्र S-400 को तबाह करने की तैयारी में अमेरिका अफ्रीका में जोरदार अभ्यास चल रहा है। बता दें, रूस के साथ चल रहे तनाव के बीच अमेरिका के अत्याधुनिक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मार गिराने का अभ्यास किया है। अमेरिका ने इस रूसी ब्रह्मास्त्र को मार गिराने का अभ्यास अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को में किया है दोस्तों। इस व्यापक युद्धाभ्यास का नाम द अफ्रीकन लायन दिया गया है। अमेरिका ने तुर्की, भारत और अन्य देशों के रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने का जोरदार विरोध किया था। यही नहीं, अमेरिका ने तुर्की पर भी प्रतिबंध लगा दिया है और भारत पर भी इस प्रतिबंध का खतरा मंडरा रहा है दोस्तों। मीडिया में आई खबरों में कहा गया है कि S-400 को मार गिराने का ये युद्धाभ्यास मोरक्को के अगादिर इलाके में किया गया है। अमेरिका रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक वीडियो में S-400 को मार गिराने के अभ्यास का खुलासा हुआ है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर इजराइल में नेफ्टाली बेनेट ने आते ही फिलिस्तीनों को दे दिया है बड़ा झटका। बता दें, नेफ्टाली बेनेट की अगुवाई वाली इजराइल की नई सरकार ने मंगलवार को यरूशलेम में यहूदी राष्ट्रवादियों को विवादित मार्च निकालने की इजाजत दे दी है दोस्तों। पूर्वी यरूशलेम में तनाव को देखते हुए पैदल मार्च निकाले जाने से पहले बड़े पैमाने पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। हमास ने इस मार्च को लेकर टकराव होने की धमकी दी है। हमास ने कहा है कि इस मार्च से दोनों पक्षों में फिर से तनाव बढ़ सकता है। ये मार्च 10 मई को निकाला जाना था, लेकिन सुरक्षा वजहों से इसकी इजाजत नहीं दी गई थी। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर है ये भी। ऐसे में दोस्तों, आप नेतन्याहू की सरकार और नेफ्टाली की सरकार को किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों? कौन
सही और कितने हद तक सही लगता है दोस्तों कमेंट में बताइएगा जरूर। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां जिनेवा में जो बाइडेन पुतिन शिखर सम्मेलन का पहला दौर हुआ खत्म। आज 2 राउंड की फिर होगी बातचीत। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच जिनेवा में जारी शिखर सम्मेलन का पहला राउंड कल खत्म हो गया। आज दोनों नेताओं के बीच 2 अलग अलग बैठकें प्रस्तावित हैं। कल हुई पहली मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने मुस्कुराते चेहरों के साथ हाथ मिलाकर इस सम्मेलन की शुरुआत की। पूरी दुनिया की नजर 2 महाशक्तियों के इस बैठक पर टिकी हुई है। माना यह जा रहा है कि इस मुकाबले के दौरान दोनों नेता कई विवादित मुद्दों पर समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बता दें कल क्या बातचीत हुई है दोस्तों जो बाइडेन और पुतिन के बीच। पहले दौर की वार्ता में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव के साथ कुछ अनुवादक मौजूद रहे। इसके बाद दोनों पक्षों के 5 वरिष्ठ सहयोगी बैठक में शामिल हुए। जो बाइडेन पुतिन की पहली बैठक की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, उनके पॉलिसी के खिलाफ है। ऐसे में आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या इनके बीच में डील हुई होगी दोस्तों? कमेंट में जरूर बताइएगा अगर आप गैस कर पाएंगे तो। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तानी संसद में अब नहीं घुस पाएंगे इमरान के दंगाई सांसद। हंगामा करने वाले नेताओं पर लगा प्रतिबंध। बता दें पाकिस्तानी संसद नेशनल असेंबली के अध्यक्ष असर कैसर ने बुधवार को सत्ता पक्ष के 3 सदस्यों सहित 7 सांसदों पर अगले आदेश तक सदन में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है। संसद में एक दिन पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने आपस में गाली गलौज की थी और एक दूसरे पर बजट की प्रतियां फेंकी थी। दोस्तों कैसर ने कहा है कि नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ के भाषण के दौरान बैठक को बाधित करने वाले सदस्यों के सदन में प्रवेश करने पर रोक लगा दी है क्योंकि उनका व्यवहार असंसदीय और अनुचित था। उन्होंने कहा कि सदस्यों ने नियमों का उल्लंघन किया और आसन द्वारा बार बार निर्देश दिए जाने के बावजूद सदन की कार्यवाही बाधित की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में दोस्तों आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे किस प्रकार से गाली गलौज की जा रही है और उनके एक्सप्रेशन देखकर आप समझ पा रहे होंगे कितना ज्यादा आक्रामक रहा ये संसद का सत्र। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर करिएगा। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर चीन ने ताइवान में 26 लड़ाकू विमान भेज मचाई खलबली। G7 देशों ने क्षेत्र में शांति पर की थी चर्चा। बता दें चीन अपने 1 कंट्री 1 सिस्टम नीति को लेकर ज्यादा मुखर होता दिखाई दे रहा है। चीनी एयरफोर्स के करीब 28 एयरक्राफ्ट मंगलवार को ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन यानी AIDC में घुस आए। ताइवान ने चीन के घुसपैठ का विरोध किया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि चीन ने मंगलवार को स्वशासित द्वीप ताइवान की तरफ 28 लड़ाकू विमान भेजे हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां भारत चीन बॉर्डर पर लिपू लेक हाईवे 9 दिनों से बंद। चट्टान दरकने से वाहनों की लगी लंबी लंबी कतारें। बता दे पित्तौरागढ़ चंपावत जिलों में बुधवार को बारिश के चलते पहाड़ी से मलबा गिरने और भूस्खलन से राष्ट्रीय राजमार्ग समेत कई सड़कें बंद हो गई। जी हाँ दोस्तों, पिथौरागढ़ घाट NH पर 25 घंटे से अधिक समय तक NH पर आवाजाही ठप होने से सीमांत में पटरी से जनजीवन उतर गया। बढ़ते और खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि म्यांमार में बड़े तख्ता पलट के बाद 9000 से ज्यादा लोग पहुंचे मिजोरम। शरणार्थियों में एक मुख्यमंत्री भी शामिल। जी हाँ दोस्तों, म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के बाद वहां के नागरिक भारत में आकर शरण ले रहे हैं। दोस्तों नागरिकों में एक मुख्यमंत्री भी शामिल है। चीन प्रांत के मुख्यमंत्री सलाई लियान लुआई समेत 9247 लोगों ने मिजोरम में शरण ली है। दोस्तों एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा है कि चीन प्रांत के मुख्यमंत्री अंतरराष्ट्रीय सीमा पार करके सोमवार रात को चम्फाई शहर पहुंचे। से आप समझ पा रहे होंगे कि म्यांमार की क्या स्थिति हो सकती है दोस्तों, जिस प्रकार से वहां से सारे म्यांमारी बढ़कर और भाग करके दूसरे देशों यानी पड़ोसी देशों में शरण लेने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय हो सकती है कमेंट जरूर करिएगा। और इस चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान से खबर, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने कुलभूषण जाधव मामले की सुनवाई 5 अक्टूबर तक के लिए टाल दी है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो 41
ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को 7 कंपनियों में मर्ज करने का बड़ा फैसला लिया गया है। दोस्तों सरकार ने कहा है कि किसी भी कर्मचारी की नौकरी प्रभावित नहीं होगी। बता दे केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को 7 कॉर्पोरेट कंपनियों में तब्दील करने का फैसला किया है। इसके साथ ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों में कार्यरत करीब 70,000 कंपनियों को 7 नई कॉर्पोरेट कंपनियों में समायोजित किया जाएगा। शुरुआत में उन्हें 2 साल की प्रतिनियुक्त पर नई कंपनियों में भेजा जाएगा। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बुधवार को यह फैसला लिया गया है। इस मुद्दे पर राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बने अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की सिफारिशों को कैबिनेट में मंजूरी प्रदान कर दी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार जिन 7 कॉर्पोरेट कंपनियों का गठन किया जाएगा वो पूरी तरह से सरकारी होंगी तथा ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के मौजूदा कार्मिकों के हितों को कोई नुकसान नहीं होने वाला। ऐसे में ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों का नई कंपनियों में समायोजन उनके कार्य के हिसाब से किया जाएगा। दोस्तों ऐसे में कितने भाई बहन जो केंद्र सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं, दोस्तों जो नहीं करते वो कारण अवश्य दीजिएगा, तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर एक स्टडी में हुआ है बड़ा खुलासा जिसमें कहा गया है कोरोना के सभी वेरिएंट के खिलाफ घातक है DRDO का हथियार। बता दें नए अध्ययन में दावा किया गया है कि DRDO की एंटी कोविड दवा 2DG कोरोना वायरस के सभी वेरिएंट के खिलाफ प्रभावी है। इसको लेकर की गई नई स्टडी के अनुसार 2DG SARS-CoV-2 के मल्टीप्लिकेशन को कम करता है दोस्तों और कोशिकाओं को साइटोपैथिक प्रभाव और डेड होने से बचाता है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्टडी से पता चलता है कि दवा का उपयोग इलाज के लिए किया जा सकता है। 15 जून को प्रकाशित अध्ययन की अभी तक समीक्षा नहीं की गई है। जी हाँ दोस्तों, और खबर की अगर बात करें, फ्रांस में 20 जून से हट जाएगा कोरोना का कर्फ्यू, बाहर में मास्क पहनने की अनिवार्यता भी हो जाएगी खत्म। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू कोरोना कर्फ्यू को 20 जून से हटा लिया जाएगा। इसके साथ ही फ्रांस की सरकार ने गुरुवार से बाहर में मास्क पहनने की अनिवार्यता को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, और खबर की ओर चलें तो नेपाल से बाढ़ को लेकर खबर, जहां बाढ़ के कहर से 7 लोगों की मौत, 50 से ज्यादा लोग हुए लापता। लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई है इनकी मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, नेपाल के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश ने चिंता बढ़ा दी है। सिंधुपाल चौक में पिछले 48 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। दोस्तों ये जगह काठमांडू से करीब 65 किलोमीटर दूर है। PTI के मुताबिक लगातार हो रही बारिश की वजह से यहाँ अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 50 लोग लापता है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां भारत की मदद के नाम पर जुटाए करोड़ों रुपए अब आतंकियों की फंडिंग। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पाकिस्तान की काली करतूत के बारे में। दरअसल कोरोना संकट के दौरान अमेरिका में पाकिस्तान से जुड़े चैरिटी संगठनों ने कोरोना संकट से निपटने में भारत को मदद देने के नाम पर करोड़ों डॉलर जुटाए हैं। दोस्तों हालांकि एक रिपोर्ट में इस धनराशि का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के संचालन और सरकार विरोधी प्रदर्शनों के लिए आयोजन किया जाने की आशंका जताई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, दिस इन्फो लैब की ये रिपोर्ट में दावा किया गया है। एक और खबर की अगर बात करें, बुजुर्ग की पिटाई के बाद लोनी के बीजेपी विधायक ने राहुल गांधी और ओवैसी के खिलाफ थाने में दी है तहरीर। बता दे सोशल मीडिया में वायरल हुए बुजुर्ग की पिटाई के वीडियो को लेकर अब गाजियाबाद की लोनी विधानसभा से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए पुलिस को तहरीर दे डाली है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर कोवैक्सीन में इस्तेमाल हुआ गाय के बछड़े का खून, ऐसे कांग्रेस के इस सवाल पर भारत बायोटेक ने दी है ये सफाई। आपको बता दें देश में कोरोना वायरस को मात देने के लिए वैक्सीनेशन का काम जारी है। वैक्सीन को लेकर अलग अलग तरह की बातें लगातार सामने आई है। दोस्तों इसी बीच भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को लेकर कांग्रेस नेता गौरव पांथी द्वारा एक दावा किया गया है। दोस्तों गौरव का कहना है कि कोवैक्सीन को बनाने के लिए गाय के बछड़े के सीरम का उपयोग किया जा रहा है। ये दावा उन्होंने एक RTI में मिले जवाब के आधार पर किया है। इस बयान के बाद कोवैक्सीन को लेकर बहस तेज हो गई है और भारत बायोटेक को भी अपने सफाई देनी पड़ी है। जी हाँ दोस्तों, बता दें इस दावे के बाद सोशल मीडिया
मीडिया पर लगातार कोवैक्सीन को लेकर सवाल खड़े किए जाने लगे। तमाम सवालों के बीच भारत बायोटेक द्वारा सफाई जारी की गई है। दोस्तों, भारत बायोटेक का कहना है कि वायरल टीकों के निर्माण के लिए गाय के बछड़े के सीरम का इस्तेमाल किया जाता है। इनका इस्तेमाल सेल्स की ग्रोथ के लिए होता है, लेकिन SARS-CoV-2 वायरस की ग्रोथ या फाइनल फॉर्मूला में इसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि बेफिजुल का भ्रम फैलाना इनका यानी विपक्ष का काम है, तो आप भी कमेंट सेक्शन में किस प्रकार से इनका इलाज किया जा सकता है दोस्तों राय अवश्य दीजिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर ट्विटर को लेकर दिखने लगी है नाराजगी। सीएम योगी ने कू एप्लीकेशन पर लिखा पहला संदेश। बता दें, भारत में ट्विटर को मिली कानूनी संरक्षण अब खत्म हो चुकी है। दोस्तों, ट्विटर का कानूनी संरक्षण खत्म होने को लेकर केंद्र सरकार ने कोई भी आदेश जारी नहीं किया। इसी बीच योगी सरकार ने ट्विटर के खिलाफ नाराजगी दिखानी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ट्विटर की बजाय कू एप्लीकेशन के जरिए अपना पहला संदेश भेजा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप देख पा रहे होंगे कि योगी जी ने कू पर सबसे पहला संदेश क्या लिखा है दोस्तों। और कितने भाई बहन हमारे ऐसे हैं जो कू एप्लीकेशन का उपयोग करते हैं दोस्तों, और वहां पर अपने अपने संदेश देते हैं या कमेंट करते हैं। इस बात की जानकारी कमेंट में जरूर दीजिएगा दोस्तों। और क्या हमें भी कू पर आना चाहिए दोस्तों, हाँ या ना, बताइएगा जरूर। साथ ही अगली खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी, जहाँ योगी सरकार ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड। बता दें, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने चालू सीजन में 53 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चलें तो कर्नाटक में नहीं थम रहा संतोष। सीएम BS येदियुरप्पा को बदलने की बार बार हो रही है मांग। क्या चाहते हैं आप लोग दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या ये मांग फर्जीवाड़ा है, क्या लगता है आपको, कमेंट जरूर करिएगा। एक और खबर की बात करें तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में पंजाब के 7 बड़े सिख नेता हुए बीजेपी में शामिल। ऐसे में आप भी उनको बधाइयां जरूर दीजिएगा दोस्तों बीजेपी में शामिल होने को लेकर। देखते हैं कितने भाई बहन इनको कांग्रेचुलेशन करते हैं कमेंट सेक्शन में। दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी दोस्तों, तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।